So today we are going to discuss S block elements. This will be lecture 03 of S block elements. In this lecture, we will discuss physical properties of S block elements. And after that, we will discuss chemical properties of S block elements. So let us start the topic over here. Let us start the topic. Be ready. हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक के रिलेटेड जो भी रेफरेंस होगी वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डोंट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करना। जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप लोग साथ साथ सॉल्व करना। So let us start the topic over here. Let us start the topic over here. तो हमारा जो टॉपिक है दैट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स का डिस्कशन करते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स। तो वी नो दैट ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया होगा जिस टेबल में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहले आता है, मैं यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट लिखूंगा। पहले यहाँ पे मैं नेम ऑफ एलिमेंट लिखूंगा। हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है एंड फ्रांशियम है। फ्रांशियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, देयरफॉर लिटिल ऑफ इट्स केमिस्ट्री इज नोन। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो डिस्कस करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को। तो पहला जो है प्रॉपर्टी दैट्स एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद 8 ऐड करो, इसका 11 आएगा। फिर 8 मैजिक नंबर ऐड करो, इसका 19 आएगा। फिर 18 ऐड करो, इसका 37 आएगा। फिर उसके बाद आप फिर से 18 ऐड करो और इसका 55 आएगा। उसके बाद आपका फ्रांशियम है, यहाँ पे आपको 32 ऐड करना है, यू विल गेट 87। दिस इज एटॉमिक नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी जो है दैट्स एटॉमिक नंबर। सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली ये भी हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर लिखूंगा यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1 है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी यहाँ पे हीलियम नोबल गैस है, उसके बाद नियॉन नोबल गैस आता है, नियॉन 3s1। बस नोबल गैस लिखना है, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गॉन, आर्गॉन 4s1, 3s1 के बाद 4s1। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्रिप्टॉन, नोबल गैस क्रिप्टॉन 5s1। तो बेसिकली वन क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, 2s सबशेल, 3s सबशेल, 4s सबशेल, 5s सबशेल। उसके बाद हमारे पास जीनॉन आता है, जीनॉन 6s1। और उसके बाद हमारे पास जो नोबल गैस आता है दैट्स रेडॉन, Rn 7s1। दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ये आपका नोबल गैस है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नोबल गैस आता है, हीलियम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग नियॉन, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में, यहाँ पे 4s1 में, यहाँ पे 5s1। मतलब शेल नंबर इंक्रीज होता है जब हम फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम जाते हैं। तो शेल नंबर इंक्रीजेस, बेसिकली साइज इंक्रीज होता है, इजंट इट। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखेंगे, तो अगर इसका वैल्यू देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, तो मुझे बताए इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो पहले मुझे बताए इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, मतलब किस में से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकोगे फ्रांसिशियम को छोड़ के। फ्रांसिशियम को छोड़ के, अरे यार क्या बोलते हो। देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इजंट इट। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपका साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो देखो साइज कैसे बड़ा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब CS का साइज सबसे ज्यादा है। अगर इसका साइज ज्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो मैं लिखूंगा लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद सोडियम की, हाँ जिसने लिथियम कहा था दैट्स राइट। उसके बाद पोटेशियम की,
उसके बाद रुबीडियम की, उसके बाद सीजियम की। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। हाँ, लिथियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी गुड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात हमने पीरियोडिसिटी में इन डिटेल डिस्कस की है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में वैल्यूज दिए गए हैं, वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेम्बर वैल्यू, नो नीड टू रिमेम्बर वैल्यूज। आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, वो वैल्यूज 4 देगा, तो आपको बोलेगा इनका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, तो जिसका सबसे ज्यादा है वो लिथियम होगा ग्रुप फर्स्ट में, इजंट इट। नंबर सेकंड, हमारे नंबर फोर्थ प्रॉपर्टीज हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हमने कल डिस्कस किया वैसे भी। उसके बाद हमारा आता है रेडियस, आयोनिक रेडियस। पहले आयोनिक रेडियस को देखेंगे। देखो, अगर मैं इनके आयन्स बनाऊंगा, आयन कैसे बनेगा, जब मैं लिथियम का ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरे पास लिथियम प्लस आयन होगा, मेरे पास सोडियम प्लस आयन होगा, पोटेशियम प्लस आयन होगा, रुबीडियम प्लस आयन होगा, सीजियम प्लस आयन होगा। बेसिकली मैंने ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाला, तो मेरे पास आयन्स बन गए। तो आयन्स का साइज भी डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज। तो सीजियम आयन का साइज ज्यादा होगा, बेसिकली जिसका साइज ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा। तो मैं कहूंगा जो आयोनिक रेडियस है सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा सीजियम की होगी, बिकॉज इसका साइज बड़ा है। उसके बाद आयोनिक रेडियस रुबीडियम की ज्यादा होगी, उसके बाद पोटेशियम की ज्यादा होगी, उसके बाद हमारे पास सोडियम की ज्यादा होगी, उसके बाद लिथियम की ज्यादा होगी, इजंट इट। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, आयोनिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज ज्यादा होगा। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, दिस इज आयोनिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा तो सीजियम की ज्यादा, देन रुबीडियम जब आयन नहीं बनता है, पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। दिस इज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस डिक्रीज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये है हमारा एटॉमिक रेडियस। क्लियर, क्लियर है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो जितना साइज बढ़ा उतना रेडियस बढ़ा, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियस पूछेगा, हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियस पूछेगा, हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियस, हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियस बोले तो अगर पूछेगा कि ये जो आयन्स हैं अल्कली मेटल आयन्स, इन एक्वस सॉल्यूशन इनका रेडियस क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में इनका रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मुझे बता किसका सबसे ज्यादा रेडियस होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा रेडियस होगा, वेरी गुड, लिथियम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल हमने देखा लिथियम जो है, अगर हम, वेरी गुड मेरा, वेरी गुड ओएस, वेरी नाइस। तो कल हमने देखा था जो स्मॉल साइज्ड आयन होता है, मतलब लिथियम प्लस, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे इट इज मोस्ट हेवीली हाइड्रेटेड, मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जहां से इसको अटैच होते हैं, दिस अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस अ वाटर मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट इसका साइज बढ़ जाता है। तो जितना स्मॉल साइज आयन का होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, उसका साइज बढ़ जाएगा। देन द ऑर्डर विल बिकम रिवर्स टू दैट ऑफ दिस लिथियम, then that of sodium plus, then that of potassium plus, then that of rubidium plus, then that of cesium plus। क्लियर हुई ये बात। बेसिकली क्या होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो हाइड्रेशन मतलब ये जो लिथियम आयन है इसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका साइज जो है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज हो जाएगा, isn't it? तो मैंने कहा था lithium is most heavily hydrated, 28 molecules of water get hydrated because of its small size। तो ionic radius aqueous solution में इसका साइज बढ़ जाता है। क्लियर हुआ सब बच्चे, बोलो क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले। वेरी गुड, सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई। तो रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू यू। आयोनिक रेडियस अपोजिट होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, अपोजिट होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ जनरल आयोनिक रेडियस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट हो गया इसका। वेरी गुड। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, डिस्कस करेंगे मेटालिक रेडियस। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकेगा मेटालिक रेडियस क्या होता है। तो बेसिकली मैंने आपको एक बार पढ़ाया था मेटालिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वंडर वाल रेडियस क्या होता है। तो बेसिकली कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है मॉलिक्यूल में तो बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस।
तो इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, इजंट इट? ये बात हमने पहले डिस्कस की है। तो मेटेलिक के केस में क्या होता है, हमारे पास मेटल लेट्स होती है, मतलब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होते हैं। इनका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस यहाँ जो है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसको कहते हैं मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे मेटेलिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? मेटेलिक रेडियस साइज पे डिपेंड करेगा। जिसका साइज बढ़ा उसका मेटेलिक रेडियस बढ़ा, जिसका साइज बढ़ा उसका मेटेलिक रेडियस बढ़ा। तो मैं कहूंगा जो लिथियम है इसका मेटेलिक रेडियस कम है कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम, इसका ज्यादा कम है कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम, विच इज लेस देन दैट ऑफ रुबिडियम, विच इज लेस देन दैट ऑफ सीजियम। क्लियर? वेरी गुड। सो दिस इज मेटेलिक रेडियस ऑर्डर। तो दिस इज मेटेलिक रेडियस ऑर्डर। अब तक जो भी ऑर्डर मैंने बताए थे उनमें एक इंपॉर्टेंट था, दैट इज आयोनिक रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी, मध्य प्रदेश को डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की, तो जो हमारे पास लिथियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट 454 है, 454 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट मेल्ट्स एट दिस टेम्परेचर 454। तो इसका है 371, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 336, मतलब और कम हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 312, मतलब और कम हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 302, मतलब और कम हो जाता है। क्या कोई मुझे बताएगा मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? आप कैसे कहोगे ये ट्रेंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन इसका, देन इसका, देन इसका? मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो एक बार मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, जो क्रिस्टल लेट्स है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये जो लिथियम की क्रिस्टल लेट्स है, सिंस लिथियम में स्मॉल साइजेड, तो स्मॉल साइजेड में पैकिंग ज्यादा होगी क्रिस्टल में, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, दे विल बी मोर टाइटली अटैच्ड, इजंट इट? है ना। मेटल क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेंगे, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेंगे। लिथियम क्लोराइड के केस में जो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड लिथियम इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, तो बेसिकली स्मॉल साइज में पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग, जब मैंने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, इजंट इट? तो अगर पैकिंग ज्यादा है तो उसको हीट करने, उसको ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी पड़ेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज इसका साइज जो है दैट इज बिगर इन साइज। क्लियर? क्लियर हुआ? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अल्कली मेटल कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होगी, उतना जितना ज्यादा उसमें मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा होगी, उतना उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर? तो सब बच्चे बोलो क्लियर है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर यहाँ पे देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट अगेन फॉलोज द सेम ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज ग्रेटर than that of sodium, which is greater than that of potassium, which is greater than that of rubidium, which is greater than that of cesium. Again, the trend is followed on the basis of lattice structure. मतलब जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स लेटिस स्ट्रक्चर में होंगे, उतना ज्यादा हमें उसको हीट करना पड़ेगा, सो दैट वो बॉइल हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास लिथियम क्लोराइड का कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड का कंपाउंड है, रुबिडियम क्लोराइड का कंपाउंड है, सीजियम क्लोराइड का कंपाउंड है, तो इसको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा कंपेयर टू दिस कंपाउंड। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो दिस इज द ऑर्डर, ये हमारे पास ऑर्डर है। लिथियम के केस में बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे इट इज 16.1615, तो यहाँ पे 1615 पर मतलब केल्विन में दिया गया है, दिस इज आल्सो गिवन इन केल्विन। 1615 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1156 केल्विन। तो याद आपको वैल्यू नहीं रखना है, जहां पे मैं कहूंगा वैल्यू याद रखना है वहीं पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 1032 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 961 केल्विन है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 944 केल्विन है। मतलब यूजुअल ट्रेंड है। मतलब ये बात भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब याद रखने की क्या बात जरूरी है वो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस डेंसिटी। डेंसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेंसिटी इस टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो डेंसिटी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के इंपॉर्टेंट लिखो, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? सब बच्चे बोला अगर स्क्रीनशॉट हो गया प्लीज रेज योर हैंड्स। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। वी विल डिस्कस। तो हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी। वेरी गुड। तो डिस्कस करेंगे डेंसिटी को। अब मुझे पता डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। व्हाट इज डेंसिटी इक्वल टू? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इजंट इट? अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, तो इनमें सबसे ज्यादा मास किसका है? मास विल डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो इसका मास ज्यादा है, मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। बट यहाँ पे वॉल्यूम का भी फैक्टर है, मींस टू फैक्टर्स टेक पार्ट। एक तो आपका मास टेक पार्ट करता है, एक आपका वॉल्यूम टेक पार्ट करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स डिटरमाइन्स डेंसिटी। तो डेंसिटी में अगर हमारी मास इंक्रीज होती है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, देन डेंसिटी इंक्रीज। लेकिन वहीं पे एक और फैक्टर है, दैट इज वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी विल डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इजंट इट? तो अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो मास इंक्रीजेस ऑन दिस साइड। यहाँ पे मास इंक्रीज होता है। बट मास इंक्रीज होने से एक और चीज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। नाउ हाउ द वॉल्यूम इंक्रीजेस? लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, ये मेरे लिथियम का साइज है। तो सोडियम के पास 3 शेल्स है, ये सोडियम का साइज बन गया। सिमिलरली पोटेशियम के पास 4 शेल्स है, तो पोटेशियम का साइज इससे बड़ा, पोटेशियम का वॉल्यूम ज्यादा। तो मैं कहूंगा वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, मतलब मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, बट वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर डेंसिटी शुड इंक्रीज। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स को हम साइंटिफिकली प्रूव करके देखेंगे डेंसिटी पे कौन सा असर पड़ता है, डेंसिटी क्या हो, इजंट इट? डेंसिटी क्या हो? क्लियर? तो डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज इन दिस केस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास। एक बार यहां से फिर देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एक बार फिर देखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बड़े ध्यान से देखना, अगर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब इसका मास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ वॉल्यूम। दिस मास फैक्टर डोमिनेट्स दैट ऑफ वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे सीजियम के केस में मास डोमिनेट्स वॉल्यूम, मास डोमिनेट्स वॉल्यूम फैक्टर, इजंट इट? तो अगर मास डोमिनेट करता है, तो अगर मास का फैक्टर डोमिनेट करता है, अगर यहाँ पे मास का फैक्टर डोमिनेट करेगा, अगर मास का फैक्टर डोमिनेट करेगा, देन डेंसिटी विल इंक्रीज, इजंट इट? देन डेंसिटी विल इंक्रीज। तो दैट्स व्हाई सीजियम के केस में डेंसिटी ज्यादा होती है। उसके बाद सीजियम के बाद रुबीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे भी सेम रीजन, मास फैक्टर डोमिनेट्स दैट ऑफ वॉल्यूम फैक्टर। नो सर, हाँ सोडियम का सबसे, सोडियम का मैं बताऊंगा ना, सबसे ज्यादा नहीं सोडियम का, अरे यार सबसे ज्यादा नहीं, पोटेशियम से ज्यादा। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज भी आप लिखूंगा, सो दैट आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो इसकी डेंसिटी, सीजियम की डेंसिटी 1.90, उसके बाद पोटेशियम की डेंसिटी 1, रुबीडियम की डेंसिटी 1.53। तो यहाँ पे नीलो पर आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है, होना चाहिए पोटेशियम का, लेकिन है सोडियम का, सोडियम का है 0.97। तो वाइस डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का है 0.86। तो होना क्या चाहिए, पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम, बट होता क्या है, सोडियम का ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम। तो पहले सीजियम का, उसके बाद रुबीडियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद लिथियम की डेंसिटी 0.53। नाउ हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई दिस, ये जो एक्सेप्शन है ये क्यों आई, ये जो एक्सेप्शन है, व्हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम। तो आप हैशटैग करके लिख सकते हो, व्हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम इज
वाइट, सो दैट आपको याद रहेगा, वाइट डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम, इट शुड बी लेस देन। तो क्यों है? तो जैसे कि मैंने बोला मास और वॉल्यूम दोनों फैक्टर्स यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। तो इन केस ऑफ सोडियम मास फैक्टर जो है दैट ओवरकम्स द वॉल्यूम फैक्टर। मास फैक्टर, मास अगर इंक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी। मास एंड वॉल्यूम फैक्टर बोथ डिसाइड डेंसिटी, तो मास फैक्टर ओवरकम्स वॉल्यूम फैक्टर, ओवरकम्स वॉल्यूम फैक्टर। What happens in case of potassium? Volume factor overcomes mass factor. Volume factor predominates mass factor. Predominates mass factor. That's why इसका कम होता है। क्लियर? क्या ये क्लियर बात हुई आपको? सोडियम का 0.97 हुई ना, कुछ जीरो, मैंने क्या लिखा 0.97, हाँ मैंने भी लिखा है ना 0.97। तो सोडियम का 0.97 टेक्स्ट से ही लिखा मैंने। सोडियम का सबसे ज्यादा नहीं, सोडियम का 0.97, सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा। तो बस ये बात आप याद रखना, सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा। तो वहां पे एक लाइन आप फिर से पढ़ो, इट मे बी नोटेड दैट डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम। इट इज नॉट रिटन दैट द डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सब क्लियरली बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्यों है? तो एक्सेप्शन क्यों है, ये बेसिकली उसका रीजन है। सब बच्चे बोलो ये क्लियर हो गया। नीलोफर आप एक बार फिर टेबल को देखो। हाँ ये सर क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलोफर, बहुत बढ़िया। तो मुझे सब बोलो ये बात आपको क्लियर हो गई। सब बच्चे बोलेंगे ये बात क्लियर हो गई, बिकॉज यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां भी एक्सेप्शन आएगी दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन व्हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, explain why density of sodium is greater than that of potassium. तो आप क्या लिखोगे? Since density depends upon two factors, mass and volume, the combined effect of mass and volume determines density. In case of sodium, mass factor predominates over volume factor, but in potassium, volume factor predominates over mass factor. Clear? Very good, बहुत बढ़िया। मतलब सबको क्लियर हो गया। सब बच्चे बोलो क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, इसको थोड़ी देर तक हम रुकेंगे जब तक ना हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। डी ब्लॉक इज आल्सो फैक्टर। नहीं 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 नहीं, डी ब्लॉक कहाँ फैक्टर है? डी ब्लॉक ऑपरेट होता है पी ब्लॉक पे। अरे नीलोफर, डी ब्लॉक ऑपरेट होता है पी ब्लॉक पे। जब हम पी ब्लॉक डिस्कस करेंगे तो उस पे ऑपरेट होगा डी ब्लॉक, न कि एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक के बाद तो डी ब्लॉक आता है, यहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। नीलोफर कहाँ खो गई हो आप? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं अभी रहने देता हूँ, बिकॉज पहले मैं रिडॉक्स में डिस्कस करूंगा आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। 2-3 दिन बाद उसको मैं फिर अलग से डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। आई विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटिल कंफ्यूजन, हाँ ये कंफ्यूजन आपको दूर करने पड़ेंगे। सब बच्चों को ये जो कंफ्यूजन होते हैं डी ब्लॉक आएगा वो आएगा नहीं, ये दूर करना है। तो मैं हूं ना इसके लिए, दूर करने के लिए। तो देखो लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सर आयोनिक रेडियस रिपीट कीजिए। ओके, मैं आयोनिक रेडियस को पहले रिपीट करता हूं। तो देखो मेरे पास आयोनिक रेडियस, तो पहले एटॉमिक रेडियस को देखो। एटॉमिक रेडियस को देखो तो देखो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो सोडियम के केस में आपकी वैलेंस शेल, ये जो न्यूक्लियस है दिस इज फर्स्ट शेल, वैलेंस शेल आपकी सेकंड शेल है, इजंट इट? लिथियम के केस में, सोडियम के केस में आपके 11 एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 8, थर्ड 1, मतलब 3 शेल्स है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो देखो इफ एन वैल्यू इंक्रीजेस, शेल नंबर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। हाउ? अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, बिकॉज एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। पोटेशियम के केस में आपके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ शेल में 1। मतलब पोटेशियम का अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा, दिस इज न्यूक्लियस,
उसके बाद हमारे पास एक शेल है, उसके बाद सेकंड शेल है, उसके बाद थर्ड शेल है और उसके बाद फोर्थ शेल है। आपको क्या लगता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो शेल नंबर इंक्रीज होता है? अगर शेल नंबर इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। That is, when distance increases, therefore atomic radius increases, isn't it? तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा साइज जो होगा एटॉमिक साइज वो सीजियम का होगा, उसके बाद रुबीडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। मतलब लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज होगा बिकॉज इसमें दो ही शेल्स है। उसके बाद आयोनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें से मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, लिथियम के केस में दो और एक, इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा मतलब इस शेल को निकालता हूँ, साइज स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ से ये शेल निकालूंगा मतलब फिर भी यहाँ पे साइज बड़ा है कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम आयन। तो यहाँ से इस शेल को निकालूंगा फिर भी जो पोटेशियम आयन होगा उसका साइज बड़ा होगा देन दैट ऑफ सोडियम आयन। तो मैं कहूंगा सीजियम आयन का साइज बड़ा कंपेयर टू दैट ऑफ रुबीडियम आयन, कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम आयन, कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम आयन, कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम आयन। So this is atomic size and this is ionic size, isn't it? लेकिन उसके बाद अगर इसी आयोनिक साइज को देखेंगे इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन मतलब आपको इस आयन को वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो जितना आयन का साइज स्मॉल होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे मतलब उतना ज्यादा स्पेस वो घेर लेंगे। जितना ज्यादा स्पेस घेर लेंगे मतलब उसका साइज उतना बड़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाई लिथियम आयन का साइज स्मॉल है। अगर वाटर में इस साइज को लेंगे, एक्वस सोल्यूशन में लेंगे अगर एक्वस सोल्यूशन में लेंगे इस साइज को तो किसका साइज बड़ा होगा? लिथियम इन एक्वस, मतलब लिथियम आयन इन एक्वस कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम आयन इन एक्वस, कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम आयन इन एक्वस, कंपेयर टू दैट ऑफ रुबीडियम आयन इन एक्वस, कंपेयर टू दैट ऑफ सीजियम आयन इन एक्वस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसको कंफ्यूजन था? डन सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्वस सॉल्यूशन में जो रेडियस है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नंबर फर्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मतलब अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब लिथियम की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सोडियम की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पोटेशियम की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इन सब की रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे? अल्कली मेटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे लिथियम आपका सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड्स की फार्मूला है Li2O। तो लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, दिस इज द मोनोऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे आप लिखो, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स, to form different oxides, to form different oxides। तो ऐसे ही लिखना, alkali metals react with oxygen to form different oxides। number first monoxides, number second peroxides, and number third superoxides। superoxides clear? so screen is not visible। क्या बोलते हो सब बच्चे? बोलो स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे दो लिथियम आपके पास ऑक्सीजन दो, ये तो बैलेंस्ड है यार, क्या कहते हो? दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, हाँ विजिबल है। तो देखो लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। तो लिथियम के केस में लिखना लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड नीट में आया है, लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर प्योर ऑक्साइड्स। So lithium is the only metal from alkali metals which forms only pure oxide, that is monoxide। तो क्या मैं कहूंगा अगर मेरे पास मेटल M होगा, क्या अच्छा 4 लिथियम, अरे यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिथियम को डबल मत करो,
अच्छा डबल करना है तो यहाँ 4 करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, Li2O बनेगा, Li2 इसको 2 टाइम्स करो, Li2 इसको 2 टाइम्स किया, दिस बिकम्स 4, तो इसको 4 टाइम्स ले लो, कौन सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे लिखो लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, लिथियम जो है वो ओनली मोनोऑक्साइड बनाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिखो अगर मेरे पास अल्कली मेटल M है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप M2O, दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज मोनोऑक्साइड्स। तो मोनोऑक्साइड की जनरल फार्मूला क्या होगी, M2O, अल्कली मेटल मोनोऑक्साइड की जनरल फार्मूला, दिस इज अल्कली मेटल मोनोऑक्साइड, अल्कली मेटल मोनोऑक्साइड की जनरल फार्मूला M2O है। सोडियम भी मोनोऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम भी बनाएगा, बट दे आल्सो फॉर्म अदर ऑक्साइड्स, लिथियम सिर्फ बनाता है मोनोऑक्साइड। So what is the general formula of monoxide of alkali metal, M2O? What is the general formula of monoxide of alkali metal, M2O? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा, मुझे मोनोऑक्साइड बनाना है, व्हाट विल बी द फार्मूला, Na2O। मुझे मेरे पास पोटेशियम है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोऑक्साइड, K2O। दीज ऑल आर मोनोऑक्साइड्स, क्लियर, दीज ऑल आर मोनोऑक्साइड्स, क्लियर हुआ, क्लियर होगा। मोनोऑक्साइड क्या होता है, अल्कली मेटल की का जनरल मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या है, M2O। इनके केस में लिथियम जो है इट ओनली फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, बट अदर अल्कली मेटल जो है सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, दे फॉर्म पेरोक्साइड्स एज वेल एज सुपर ऑक्साइड्स। तो लिखो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर लिखो लिथियम ओनली फॉर्म्स मोनोऑक्साइड्स, but other alkali metals form peroxides and superoxides also, form peroxides and superoxides also, जो अदर अल्कली मेटल्स है दे फॉर्म पेरोक्साइड्स एंड सुपरऑक्साइड्स आल्सो। ना मैंने कहा था आपको पेरोक्साइड की फार्मूला देखनी है, इट इज लाइक H2O2। तो अगर मेरे पास अल्कली मेटल है, इसका मुझे पेरोक्साइड बनाना है, व्हाट विल बी द फार्मूला, M2O2। तो बेसिकली हमारे पास सोडियम होगा, अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा, व्हाट विल बी द फार्मूला, Na2O2, दिस इज पेरोक्साइड, इजंट इट सर। वाई लिथियम फार्म, हाँ वो बात मैं बताऊंगा, वाई लिथियम फार्म, वो बात मैं अभी बताऊंगा, पहले ये क्लियर करूंगा। तो मैं बताऊंगा वाई लिथियम डज नॉट फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। तो क्लियर हुआ पहले ये, जब भी पेरोक्साइड बनेगा इट विल बी ऑफ द टाइप M2O2, पेरोक्साइड विल बी ऑफ द टाइप M2O2। तो यहाँ पे सोडियम बनाता है Na2, सोडियम विल फॉर्म, एक सेकंड, सोडियम विल फॉर्म Na2O2। सबको क्लियर हुआ, सोडियम के पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, लाइक आपका H2O2। तो मैंने कहा था आपको जब भी पेरोक्साइड याद रखना होगा H2O2 याद रखो, सोडियम का बनेगा Na2O2। तो उसके बाद सुपर ऑक्साइड की फार्मूला देखेंगे, अगर मेरे पास मेटल है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा, अगर मेरे पास कंपाउंड बना M2O2, देन दिस इज सुपर ऑक्साइड, इसको मैं कहूंगा सुपर ऑक्साइड, इजंट इट। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास मेटल है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा, अगर मेरे पास MO2 बना इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स, तो इसको कहते हैं, सॉरी इसको पेरोक्साइड कहते हैं, इसको पेरोक्साइड कहते हैं, वेरी सॉरी। तो इस कंपाउंड को सुपर ऑक्साइड कहते हैं, इस कंपाउंड को सुपर ऑक्साइड कहते हैं, इस कंपाउंड को सुपर ऑक्साइड कहते हैं, इस कंपाउंड को सुपर ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हुआ। तो देखो अब रीजन, जो मेरे पास ऑक्साइड है और जो मेरे पास पेरोक्साइड है, ऑक्साइड मतलब मोनोऑक्साइड, और जो मेरे पास सुपर ऑक्साइड है, इनकी फार्मूला मैं लिखूंगा। ऑक्साइड का फार्मूला मेरे पास है M2O, इजंट इट। पेरोक्साइड का M2O2, अल्कली मेटल की बात कर रहा हूं, सुपर ऑक्साइड का MO2। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एग्जाम्पल लूंगा, फॉर एग्जाम्पल KO2। तो अगर मैं KO2 लूंगा तो मैं इसको आयनाइज करूंगा, करो KO2 को आयनाइज, तो यहाँ से मुझे का K प्लस O2 माइनस, सो दिस आयन इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड आयन। तो सुपर ऑक्साइड के केस में कौन सा आयन होता है, सुपर ऑक्साइड आयन। क्या आप इस सुपर ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकोगे,
Can you determine the oxidation number of oxygen in superoxide ion? Can you determine the oxidation number of superoxide in? Very good, very good. देखो यहाँ पे let x be the oxidation number of oxygen. तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, I will write 2x is equal to charge is -1, therefore x is equal to -12. तो सुपर ऑक्साइड के केस पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होगा। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? मैम ना आपके सेल फोन में प्रॉब्लम है। वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो आप M2O2 फॉर एग्जांपल मेरे पास Na2O2 है, तो देखो 2 सोडियम पे एक पे +1 चार्ज, तो यहाँ से +2 चार्ज, यहाँ से आपको 2 चार्ज होगा, इजंट इट? यहाँ पे -1 चार्ज होगा, मतलब 2 1 = 2, इजंट इट? यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको 2 सोडियम एटम जो हैं, एक सोडियम एटम पे +1 चार्ज, 2 पे आपका +2 चार्ज होगा, यहाँ पे आपको एक -1 चार्ज होगा, 2 पे आपको -2 चार्ज होगा। तो यहाँ देखो आप जो आपका मेटल है फॉर एग्जांपल Na2O, तो सोडियम के केस में +1 चार्ज, 2 हैं तो यहाँ पे +2 चार्ज, तो यहाँ पे -2 चार्ज। इन केस ऑफ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होता है दैट इज O2-। द ऑक्साइड आयन इज O2-, द सुपर ऑक्साइड आयन इज O2-। यहाँ पे O2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O2 नेगेटिव चार्ज। ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस सब बच्चे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, दीज टू आर इंपॉर्टेंट ना। अब देखो यहाँ पे लिथियम, व्हाई लिथियम डज नॉट फॉर्म दिस,